नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। 30 मई को उपराष्ट्रपति का नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद का दौरा प्रस्तावित। मुख्य सचिव ने व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों संग की बैठक। प्रदेश की 5 सीटों पर मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग मुस्तैद। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी काउंटिंग। देहरादून से दिल्ली का सफर जल्द होगा आसान। पीडब्ल्यूडी ने 8 चरणों में जारी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य के दिसंबर तक पूरा होने का जताया अनुमान। और देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में अभी लोगों को गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। राजधानी देहरादून में 43 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आगामी 30 मई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद के प्रस्तावित भ्रमण के दौरान सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारियों के संबंध में बैठक की। मुख्य सचिव ने आयुक्त कुमाऊं मंडल, पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल और उधम सिंह नगर को उपराष्ट्रपति के भ्रमण के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम पर उपराष्ट्रपति सचिवालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार समस्त व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने उपराष्ट्रपति जी के प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान एयरपोर्ट, हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा आदि की पुख्ता व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संचार व्यवस्था के संबंध में BSNL द्वारा एयरपोर्ट, हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल में मानकों के अनुसार हॉटलाइन, वाईफाई कनेक्शन की व्यवस्था NIC के साथ समन्वय करते हुए किए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों को लेकर निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट, उसके बाद EVM की काउंटिंग शुरू होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक मतगणना स्थल की 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं में काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं। उत्तराखंड में और पूरा भारत देश में 4 जून को मतगणना होगी। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। उत्तराखंड में क्योंकि पोस्टल बैलेट ज़्यादा है, सो 8 बजे पोस्टल बैलेट से शुरू होगी। तत्पश्चात 8:30 बजे से EVM की काउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की काउंटिंग शुरू होगी। हमारे पास लगभग 1 लाख पोस्टल बैलेट वोट्स है। उसके बाद EVM का जैसा आपको पता है कि ऑलमोस्ट 58% पोलिंग हुआ है। सो सारी हमारी जो पोलिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है, काउंटिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है। और पुलिस हमने 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है, आउटर पेरीमीटर, मिडिल पेरीमीटर और इनर पेरीमीटर। इनर पेरीमीटर में सेंट्रल पैरामिलिट्री रहेगी और आउटर सेकंड पेरीमीटर में हमारे स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स रहेगी। उधम सिंह नगर के विकास भवन सभागार में मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम चरण मतगणना है, जो अति महत्वपूर्ण है। इसलिए मतगणना कार्मिक निष्पक्षता और पारदर्शिता से ये कार्य संपन्न कराना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि मतगणना के दिन 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना शुरू होंगी और उसके आधे घंटे के बाद EVM मशीन की मतगणना प्रारंभ होगी। उन्होंने ETBS की स्कैनिंग और पोस्टल मतगणना में विशेष ध्यान और सावधानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही CCTV की नज़र में मतगणना किए जाने और प्रत्याशियों व उनके एजेंटों को मतगणना मशीन की सील, एड्रेस टैग, डिस्प्ले अवश्य दिखाने और मतगणना डाटा साझा करने के निर्देश दिए, ताकि मतगणना की पारदर्शिता बनी रहे। मतगणना का प्रशिक्षण आज और कल रखा गया है इसमें हम लोग जो मतगणना हेतु कार्मिक लगाए गए हैं, जैसे मतगणना सहायक हैं, मतगणना सुपरवाइजर हैं या उनके साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी बैठते हैं, तो इन सब का प्रशिक्षण आज रखा गया है और उनको कैसे हम कंट्रोल यूनिट
को खोलने के पहले क्या क्या देखेंगे, क्या सावधानी बरतेंगे। वीवीपैट की पर्ची जब निकाली जाएगी रेंडमली 5 पोलिंग बूथों की, उसके विषय में क्या सावधानी बरतनी है, कैसे अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, माने कहीं कोई मशीन अगर क्लोज नहीं की गई है तब हमें क्या करना, सारे बिंदुओं पर, क्योंकि अब ये तो लास्ट प्रोसेस है और बहुत ही सावधानी केयरफुली हमें करना है, लेकिन एक ही जगह बैठ के करना है। तो सारी चीज़ों के विषय में बहुत डिटेल से हमारे अधिकारियों ने बताया है और ये प्रशिक्षण 2-3 चरणों में आज है, फिर कल भी है, तो सबको करेंगे। फाइनली एक प्रशिक्षण हम लोग 3 तारीख को भी देंगे। अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो आने वाले समय में देहरादून से दिल्ली का सफर और आसान हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे के मुताबिक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने का अनुमान है। इस एक्सप्रेसवे को 8 चरणों में तैयार किया जा रहा है। पहले चरण का कार्य इसी महीने, जबकि पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर तक पूरा होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी महज 2.5 घंटे रह जाएगी। दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे स्टेट के लिए। उससे दिल्ली देहरादून की दूरी, जो समय जो लग रहा है वो काफ़ी कम हो जाएगा। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 2.5 घंटे में लोग उससे आराम से पहुंच पाएंगे दिल्ली। उस पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और टोटल 8 पैकेज हैं। उसमें पहला पैकेज कंप्लीट करके इस महीने चालू किया जाना है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो चालू कर लेंगे। लेकिन जो बाकी के पैकेज हैं उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और मुझे जो NHAI के द्वारा बताया गया है वो ये बताया गया है कि इस साल के आखिर तक, दिसंबर तक, एंड तक हम लोग इसको पूरा यहाँ से दिल्ली तक का पूरा रोड कंप्लीट करके इसको चालू कर पाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम कुछ मत बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। आज राजधानी देहरादून में तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया, जो अब तक के अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री के बेहद करीब है। मौसम निदेशक बिक्रम सिंह के मुताबिक कल भी तापमान में गिरावट की उम्मीद कम ही है। साथ ही लू भी लोगों की परेशानियों में इजाफा कर सकती है। उन्होंने लोगों को दोपहर 1 से 4 बजे तक घरों से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। तो आज अगर देखें देहरादून का जो टेम्परेचर है मैक्सिमम वो 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और ऑल टाइम रिकॉर्ड भी हमारा 43.1 का है डिग्री सेल्सियस का। तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल क्लोज टू जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है उसके क्लोज ही पहुंच गया एकदम से। तो ये टेम्परेचर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इस समय है, बल्कि इसकी वजह से आप अगर हीट वेव की क्राइटेरिया भी है वो भी फुलफिल होता है हमारा। तो आप देखेंगे जो गढ़वाल क्षेत्र है हमारा, तो उसमें तो कुछ जगहों में मैं कहूँगा कि हीट से सीवियर हीट वेव कंडीशंस है। और कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी हीट वेव कंडीशन जो है कुछ जगहों में वो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर भी रहेगी। चारधाम यात्रा के सुगम और सुव्यवस्थित संचालन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर गठित हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपर मुख्य सचिव ने आम तीर्थयात्री की तरह ही बद्रीनाथ पहुंचकर यात्रा मार्ग और बद्रीनाथ धाम में सुविधाओं और व्यवस्थाओं का आंकलन किया। इस दौरान उन्होंने धाम में ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग, पेयजल, चिकित्सा, आवास, संचार, विद्युत, परिवहन, रजिस्ट्रेशन, मंदिर में टोकन दर्शन, साफ सफाई और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने धाम में श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए यात्रा व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। वहीं अपर मुख्य सचिव ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भी किए। अपर मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, आस्था पथ, शेषनेत्र झील,
तीर्थ पुरोहित आवास, ISBT, हॉस्पिटल एक्सटेंशन आदि निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को मास्टर प्लान के कार्यों को समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के मुताबिक चारधाम यात्रा मार्गों पर 12 स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा 180 चिकित्सकों की तैनाती चारधाम यात्रा मार्गों पर की गई है। उन्होंने चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का अनुपालन करने की अपील की है। 2,08,000 से ज़्यादा यात्रियों की हम लोगों ने अभी स्क्रीनिंग ने कर दी है और पूरे चारधाम रूट में लगभग 12 स्क्रीनिंग सेंटर्स और 50 से भी ज़्यादा स्क्रीनिंग पॉइंट्स हमने इस्टेब्लिश की हैं और लगभग 180 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स की तैनाती पूरे चारधाम रूट में की है। चारधाम रूट की अगर बात करें तो 26 मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी हमने वहाँ पे लगाए हुए हैं सभी चारधाम के रूट्स को मिला के, जहाँ पे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की तैनाती सुनिश्चित की गई है। वहीं 3 दिनों तक चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर वापस देहरादून लौटे डॉक्टर आर राजेश कुमार के मुताबिक सभी विभागों के साथ बैठक कर तालमेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही विभागों की समस्याओं को लेकर भी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी गई है। ऊपर जो यात्री हैं उनका हम कंपलसरी स्क्रीनिंग करेंगे और जो 50 से नीचे जो यात्री हैं उनको अगर कोई स्पेशल नीड है, उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो उनको हम वॉलंटरी बेसिस पे हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। 50 से ऊपर यात्रियों का लगभग 87,000 से ज़्यादा यात्रियों की हमने स्क्रीनिंग कर दी है और लेस देन 50 1,27,000 यात्रियों की हमने अभी स्क्रीनिंग की है। जो यात्री जो 50 प्लस हैं और ख़ासकर कोमॉर्बिड हैं, उनसे हम एक अंडरटेकिंग ले रहे हैं जिसमें ये मेंशन किया जा रहा है कि जो भी यात्रा रूट में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे वो उसको भली भांति वो समझते हैं। पौड़ी जिले के गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 साल बाद बड़ी धूमधाम से गूंज फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ की गई। गूंज फेस्टिवल को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि गूंज फेस्टिवल की इस साल की थीम इंडिया 2047 वॉइस ऑफ यूथ रखी गई है। वहीं 30 सालों से मनाए जाने वाले गूंज फेस्टिवल को कोरोना की वजह से बीते 5 सालों से नहीं मनाया जा रहा था, जिसके चलते इस बार ये कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया जा रहा है। गूंज एक्चुअल में यहाँ पे जो है जैसे 1994-95 से ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका नाम इसका नाम गूंज पड़ा था और तब से लगातार कंटिन्यूस होता रहा है। लास्ट 3-4 ईयर से ये गूंज हो नहीं पाया था क्योंकि कोरोना का आ गया था और इसके बाद हमने कोशिश की थी लेकिन किस कारण वो हो नहीं पाया। इस बार जिस स्टूडेंट की भारी डिमांड थी सर गूंज किया जाए, तो गूंज को हमने इस बार अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया है और बच्चे बड़े उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे गूंज में इस बार जो नया इंट्रोड्यूशन हुआ है वो इसमें दूसरे इंस्टीट्यूट के लोग इसमें अप्लाई आए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे 40 टीम ने पार्टिसिपेट किया था लेकिन जो एग्जामिनेशन शुरू हो गए हैं बाकी इंस्टीट्यूट में, इस वजह से कुछ इंस्टीट्यूट ड्रॉप हो गए और 2-3 इंस्टीट्यूट अभी यहाँ पे आए हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं साल में। और इनका थीम अदर स्टेट पे आधारित है और उनका जो फोक डांस है, उनका जो कल्चर है उस पर बेस पे प्रोग्राम किया जा रहा है। तो ये प्रोग्राम कल से शुरू हो गया और एक आध दिन और भी कंटिन्यू होगा। वहीं छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लंबे समय बाद आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सर बहुत उत्साह है क्योंकि ये पूरे 5 साल के बाद हो रहा है, एक तो गूंज और पेंडेमिक के बाद पहली बार हो रहा है, तो सबके अंदर एक जोश आ रखा है कि अब तो अच्छे से करना है और सबको दिखाना है कि हमारा कॉलेज भी अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर सकता है। और जो इसकी थीम है इंडिया 2047, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को इंडिपेंडेंस की 100 साल के बाद कि हम इंडिया को कैसे देख रहे हैं। और जो भी मैंने परफॉर्मेंस दी थी वो बहुत ही अच्छी थी। हमने इसकी तैयारी 1 महीने 2 महीने से कर रहे थे। उत्साह इस बार बच्चों में काफी अच्छा देखने को मिला हमको, क्योंकि इस समय जो हमारा गूंज शो फेस्टिवल हुआ है इसमें अलग अलग तरीके की हमने थीम्स रखी थी, अलग अलग स्टेट्स के हमने अलग अलग पोशाक वगैरह पहना के बच्चों को उनका उत्साहवर्धन करा है। इसी के साथ इस बार की हमारी जो थीम रही है
वो इंडिया 2047 विकसित भारत कर रही है, जिसमें मतलब बच्चों का अलग ही माइंडसेट हो चुका है कि हम इंडिया को अगले 100 साल में कैसा देखने वाले हैं। लाइक ये टेक्नोलॉजी हो गई, फॉरेन अफेयर्स हो गए, इकोनॉमी हो गई, हर एक चीज पर बच्चों का ध्यान है। तो मुझे लगता है कि इससे इंडिया को भी काफी फोकस मिलेगा कि इतने सारे इंजीनियर जब देश के बारे में सोचेंगे तो ये इस फेस्ट के थ्रू हमको काफी अच्छी चीजें सीखने को मिली। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। 30 मई को उपराष्ट्रपति का नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद का दौरा प्रस्तावित। मुख्य सचिव ने व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों संग की बैठक। प्रदेश की 5 सीटों पर मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग मुस्तैद। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी काउंटिंग। देहरादून से दिल्ली का सफर जल्द होगा आसान। पीडब्ल्यूडी ने 8 चरणों में जारी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य के दिसंबर तक पूरा होने का जताया अनुमान। और देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में अभी लोगों को गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। राजधानी देहरादून में 43 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी फॉलो करें। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।